जी ऑन हो गई है, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है जी, प्लीज जी शुरू करें। शुरू करें, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। ग्रुपों के सारे ये नहीं आता आपकी मैसेज और एक आपके सारों में दिला दो, आपने ज्यादा पीछे को भी दिला दो, उसको मैंने आपको कहते हैं मैसेज सब में से निकाल दो। आपने सुनने अगर आपको अपनी जी आप सब स्टार्ट करवाएं, बिस्मा स्टार्ट करें आप प्लीज। अगर सारी दिवाली को आपको ठीक है तेरा ध्यान नहीं होता आप लोग का यार, बंद कर दो। अब सब आवाज नहीं आ रही शायद आप जी। अभी सर वो हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था, नेट प्रॉब्लम आ गई जी। जी जी वेलकम जी। पहले मैं डिस्कस करती हूँ डायरिया का। डायरिया जो है इज अ कंडीशन इन व्हिच द सफरर हैज फ्रीक्वेंट वाटरी लूज बाउल मूवमेंट्स के जो डायरिया के पेशेंट्स शिकार होते हैं उनके अंदर फ्रीक्वेंट वाटरी, हद से ज़्यादा पानी, लूज बाउल ढीला अंत की मूवमेंट होती है। इन कंडीशंस के साथ साथ वो एब्डोमिनल पेन होता है, स्टमक का पेन होता है, उसके बाद नोजिया, वेटनेस होती है एंड वॉमिटिंग होती है। कॉज इसकी ये है कि अगर बॉडी में वाटर इट अकर्स व्हेन रिक्वायर्ड वाटर इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड फ्रॉम कॉलन। अगर बॉडी के अंदर जो है वाटर रिक्वायर्ड है तो वो एब्जॉर्ब नहीं करता ब्लड टू कॉलन, ब्लड से कॉलन तक। और इसकी मेन कॉज ये है कि लैक ऑफ एडिक्वेट सेफ वाटर, जो साफ पानी सफिशिएंट साफ पानी होता है वो नहीं कर पाता, बॉडी के अंदर से नहीं जाता। डायरिया इज आल्सो कॉज्ड बाय वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट ये है कि इफ सफिशिएंट फूड एंड वाटर इज अवेलेबल द पेशेंट ऑफ डायरिया रिकवर इन अ फ्यू डेज। अगर बॉडी के अंदर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल है तो जो डायरिया के पेशेंट्स हैं वो रिकवर हो सकते हैं। उसके अलावा जो इसके ट्रीटमेंट्स हैं वो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। फ्लूइड जो है वाटर वो प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन को। उसके अलावा इसमें एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करते हैं जो कि बनाते हैं सॉल्ट से ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी के अंदर सॉल्ट्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स। उसके अलावा जो बैक्टीरियल, अगर लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है एंटीबायोटिक्स का, और अगर नोजिया का हो जाए तो एंटी नोजिया ड्रग्स दी जाती है। प्रिवेंशन, इसकी रोकथाम कैसे है कि हम साफ पानी का इस्तेमाल करना, एसेंशियल सॉल्ट, अगर बॉडी को जितनी सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स या मिनरल की ज़रूरत है वो लेना, ईटिंग रेगुलरली एंड टेकिंग हाइजीनिक मेजर्स, ये सेहतमंद इक़दामात का लेना ज़रूरी है डायरिया के पेशेंट्स को। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम कब्ज कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन एक्सपीरियंस हार्श पीसेस दैट आर डिफिकल्ट टू एलिमिनेट। कि जो कॉन्स्टिपेशन के जो होते हैं पेशेंट्स, उन जिस्म से जो खारिज होने वाले मादे हैं उनको वो मुश्किल से वो बॉडी से ख़त्म कर पाते हैं। कॉजेज इसके ये हैं कि इट्स इंक्लूड एक्सेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, के कॉलन के थ्रू जो ग्रेटर वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, इनसफिशिएंट टेक ऑफ डाइटरी फाइबर, डिहाइड्रेशन होती है, यूज ऑफ मेडिसिन,
वो मेडिसिन जो एल्यूमिनियम आयरन बनाती हैं। उसके अलावा ट्यूमर्स रसोली पड़ जाती है रेक्टम में या एनएस में। उसके अलावा ट्रीटमेंट इसका ये है कि ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट इन चेंज डाइटरी फाइबर को चेंज करना, जो इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर उसको चेंज करना, एक्सरसाइज हैबिट को चेंज करना। और उसके अलावा इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन होती हैं जिनको पैराफिन कहते हैं, वो ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। उसके अलावा प्रिवेंशन कॉन्स्टिपेशन यूजुअली ईजियर टू प्रिवेंट देन टू ट्रीट। ये जो कॉन्स्टिपेशन है ये ट्रीट करने से ज़्यादा इसकी रोकथाम ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है कि जो बॉडी को जितनी वाटर की ज़रूरत है, कितनी क्वांटिटी की डाइटरी फाइबर की ज़रूरत है, तो वो लेनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वन है अल्सर। इसको हम पैक्टिक अल्सर भी कहते हैं। स्लाइड ऑन। अल्सर की तरफ सर, अल्सर, इसको हम पैक्टिक अल्सर भी कहते हैं। अल्सर जो है ये इज अ सोर इन द इनर वॉल ऑफ गट, के जो एसोफेगस, स्टमक या डोडेनम के इनर वॉल्स के अंदर जख्म बन जाते हैं। In ulcer, the acidic gastric juice gradually break down the tissue of the inner walls. के जो पेप्टिक अल्सर है ये जब ये जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है जब ये डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर एंटर करता है तो ये स्टमक की जो इनर वॉल्स हैं उनको ईट अवे करता है, इससे पेप्टिक अल्सर पैदा होता है। कॉजेज, अगर स्टमक के अंदर अल्सर हो जाए तो उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। The causes of ulcer includes excess acid infection हो जाता है, anti-inflammatory medicines जैसे एस्पिरिन हो गया, स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग कॉफी, कोलाज और ईटिंग स्पाइसी फूड्स, इनसे अल्सर पैदा होता है। सिम्टम्स हैं जी, अल्सर इंक्लूड एब्डोमिनल बर्निंग आफ्टर मील और मिडनाइट, जिसमें आ जाता है एब्डोमिनल पेन आ जाता है। उसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस होता है, वॉमिटिंग होती है। प्रिवेंशन के लिए अल्सर इज ट्रीटेड विद मेडिसिन। वो मेडिसिन दी जाती हैं जो एसिडिक जो स्टमक के अंदर जो एसिड, ये स्टमक के अल्सर जो है इसको गैस्ट्रिक जूस की जो न्यूट्रलाइज की जाती हैं उनके इफेक्ट को, तो वो मेडिसिन दी जाती हैं। स्पाइसी फूड्स, स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड, इनको जो पैदा करती है अल्सर उसको अवॉइड करना। उसके अलावा वो फूड जो जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए गट्स के लिए, जो जंक फूड हो गया, अल्कोहल हो गए, आर्टिफिशियल शुगर हो गई, टू मच फाइबर हो गई, स्पाइसी फूड हो गए, रिफाइंड ऑयल हो गई। और वो जो गट्स के लिए सही है ऑलिव ऑयल हो गया, योगर्ट हो गया। उसके अलावा जो टाइम्स की फूड सप्लीमेंट्री है, जिटसन हो गया, कैल्शियम हो गया, एंटीलिप्टी हो गया, जो हमारे स्टमक के लिए सेहत। थैंक यू जी। ये थी जी बिस्मा मुस्तफी। जबरदस्त हो गया जी, बहुत जबरदस्त साहब, माशाल्लाह। अब इसके बाद जनाब आज सजाद मुर्तजा जो है ना, ये सर इरादा रखते हैं कि ये मस्टर्ड ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। आज ये मस्टर्ड ऑयल के हवाले से कुछ चीज़ें शेयर करने जा रहे हैं। इन्होंने रिसर्च की है, खुद ही रिसर्च किया और रिसर्च करके ये आपसे कुछ चीजें शेयर करने जा रहे हैं, तो वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक है मस्टर्ड ऑयल। अब ये बनता किस तरह है मैं आपको बताऊंगा। मस्टर्ड ऑयल जो है ये दो मुख्तलिफ ऑयल से बनता है, that are made from mustard seed, जो मस्टर्ड सीड से बने हुए होते हैं और फैटी वेजिटेबल्स से। वो इन दोनों को प्रेस करते हैं, प्रेस करके जो सा ऑयल आता है फिर हम उसमें इसके मस्टर्ड ऑयल के सीड्स ग्राइंड करते हैं, मिक्स करते हैं पानी के साथ और ये मस्टर्ड ऑयल बन जाता है। उसके बाद हम इसके बेनिफिट्स पे आ जाते हैं। ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करता है, इंक्रीज एपेटाइट, वेट लूज, हार्ट के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अस्थमा रिलीफ, कैंसर से फाइट करता है। उसके बाद क्योर कोल्ड एंड कफ,
एंटी इन्फ्लेमेटरी इसकी प्रॉपर्टीज को सही करता है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, हेयर और स्किन को सही करता है, और ये रफ नेल्स और फटी हुई एड़ियां जो होती हैं उनको सही करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं MUFA, MUFA इसका मतलब है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। ये हमारे वजन को लूज करता है, ब्लड प्रेशर ठीक करता है, ये ट्राइग्लिसराइड लेवल को बैलेंस करता है, ब्लड वेसल को खुला करता है, ये हार्ट डिजीज को रिड्यूस करता है, और ये फॉलिज के अटैक से बचाता है। MUFA फूड्स, MUFA फूड्स कौन से हैं? ऑलिव ऑयल हो गया, नट्स फूड्स हो गए, आलमंड हो गया, आलमंड हो गया, कैश्यूज हो गए, कैश्यू मतलब काजू, कैनोला ऑयल, एवोकाडोस, नट बटर, सनफ्लावर सीड, वॉलनट, चॉकलेट। हम कई सालों से मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं, और मैं इसका ब्रांड भी लॉन्च करने लगा हूं। अब मुझे यकीन है कि आप सब मेरे गाह बनेंगे। उठे नहीं आप लोग? ये तो सजाद मुर्तजा सर समझ आएगी। सजाद भाई, हमें आपके ब्रांड लॉन्च करने पे बड़ी खुशी है, और हम आपके ब्रांड के लिए दुआ करती हैं, और इंशाल्लाह ताला आपका ये ब्रांड बहुत हिट होगा। माशाल्लाह, पूरे इनके लिए क्लैपिंग सारे दोस्त प्रोवाइड करें। सबसे पहले कस्टमर मैं आपका बनता हूँ। वेल डन सजाद। अब सर ये एक स्लाइड है बिस्मा क्या नाम है, अरूज फातिमा के लिए सर। तो मैं गुजारिश करूंगा सर सीनियर में ये आपने स्लाइड शेयर करनी है, और अब आपकी भरपूर क्लैपिंग में मैं दावत देने जा रहा हूँ हमारी नन्ही मुन्नी परी अरूज फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई इसकी स्लाइड एक ही है, शेयर कर दें जी। 10 health standards of WHO। WHO ने सेहतमंद जिंदगी के 10 मयार मुकर्रर किए हैं। पहला है एनर्जी, ताकत। बहुत ज्यादा ताकत से रोजमर्रा जिंदगी के मुश्किल काम थकावट हो और ना टेंशन, वो बंदा सेहतमंद है हम मुताबिक WHO के मुताबिक। अच्छा, दूसरा है दिमाग, माइंड। जिंदगी में पुर उम्मीद हो, मुस्बत रवैया हो, खुशी से जिम्मेदारी कबूल करें, करने वाला हो, वो दिमागी तौर पे सेहतमंद, वो दिमागी तौर पे सेहतमंद होता है। अच्छा, तीसरा है अपनाना, एडाप्टेशन। हर तरह की बीमारियों, हर तरह की बैरूनी माहौल की तब्दीली को कबूल करने वाला हो, जो अपनी जिम्मेदारी कबूल करता है। चौथा है रेजिस्टेंस, मज़ाहमत। हर तरह की मुतअद्दी बीमारी के माहौल में सेहतमंद रह सके। पांचवा है वेट, वजन। जिस्म का मुनासिब वजन हो, जिस्म तवाज़ुन बेहतर हो, सर, कंधे और जिस्म का आपस में गहरा रब्त हो। छठवां आंखें रोशन हो, पूरी दूसरी तरफ सर, दूसरी तरफ सर, स्लाइड का दूसरा हिस्सा। आंखें पूरी रद्द अमल हो, आईलैड
सूजी भी ना हो। 7वां है बाल, चमकदार बाल हो, खुश्की ना हो और डैंड्रफ वगैरह ना हो। 8वां है दांत, दांत साफ सुथरे हों, दांत गले पुले ना हो, मसूड़ों का रंग मुनासिब हो, मसूड़े से खून ना आता हो। 9वां है मसल, मसल भरे हों और जिल्द लचकदार हो। 10वां है आखिर में है नींद, नींद अच्छी हो, नींद गहरी हो, नींद के साथ हो। जिस बंदे के अंदर 10 मयार पाए जाते हैं वो WHO के मुताबिक वो बंदा सेहतमंद है। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह, रोज फातिमा के लिए क्लैपिंग कर दे। माशाल्लाह, बहुत प्यारा जी, क्लैपिंग जी। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी फातिमा सबको क्रॉस कर गई माशाल्लाह। थैंक यू सर। ये अब हमाद मुस्तफ़ा जो है जी एक चीज तैयार करके लाया जी। ये टॉपिक किसका है? वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस। हाँ जी, वाटर बोर्न इन्फेक्शन डिजीजेस, इसके ऊपर ये बात करना चाहता है सर। ये स्लाइड हटा दें, ये बगैर स्लाइड के ये परफॉर्म करेंगे हमाद मुस्तफ़ा जी। माशाल्लाह, वेलकम जी हमाद भाई का। अस्सलाम वालेकुम। मेरा टॉपिक है वाटर बोर्न। मैं बात करूंगा वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस, गंदे पानी से पैदा होने वाली बीमारियां। अभी तो हम जानते हैं कि पानी जो है वो अर्थ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर पानी नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे और हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए पानी की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। लेकिन अगर क्या हो कि गंदा नालियों का पानी, पाइप कट जाए और उससे नालियों का पानी और साफ पानी मिल जाए तो वो सारा गंदा पानी बन जाता है। उसके हमारे सेहत पर क्या असर पड़ते हैं? तो ये जो गंदा पानी होता है ये हमें हमारी सेहत को ख़राब करता है। अगर हम इसको पिएंगे और साफ पिएंगे और गंदे पानी से खाना पकाएंगे या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट जो होगा इससे कुछ फीवर होंगे, इससे कुछ डिजीजेस पैदा होंगे जिनमें आता है क्लोरिया हैजा, डायसेंट्री, पेचस, हेपाटाइटिस, टाइफाइड और जॉन्डिस यरकान। अगर इसको अगर ना ठीक करें तो इसकी पुअर सैनिटेशन जो और इसकी अनक्लीन वाटर सप्लाई अगर इनको ठीक ना करें तो हर साल 26 लाख से ज़ायद लोग जो होते हैं वो मर जाते हैं। इनमें से मोस्टली बच्चे होते हैं अंडर द एज ऑफ 5 ईयर। तो इसका पहला डिजीज है क्लोरिया हैजा। ये क्लोरिया ये एक बैक्टीरिया है, क्लोरिया बैक्टीरिया है जो ह्यूमन वेस्ट गंदे पानी को पीने से जो होता है, इससे इसका वो कॉज होगा वॉमिटिंग। और दूसरे पे आता है पेचस, डायसेंट्री। ये पेचस कब लगते हैं? जब हम गंदे पानी में खाना पकाते हैं या गंदा पानी पीते हैं। ये इन्फेक्शन, इससे इन्फेक्शन हो जाती है इससे इन्फेक्शन हो जाती है पेट में। पेट का दर्द होता है और पेट का दर्द होता है और ब्लड इसका होता है ब्लड लॉस होता है इसका, डायसेंट्री का, पेचस का। इसके कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं जिनमें है डायसेंट्री के कुछ डिजीजेज है जिनमें पैरासाइट है एंड इंटामोeba। ये कुछ इन्फेक्शन है जो डायसेंट्री से होते हैं, ये पेचस लगने से। आगे आता है जॉन्डिस यरकान। ये लीवर से होता है। ये लीवर से जो बाइल होती है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लीवर, एग्जिस्ट ऑफ बाइल जो होती है ना लीवर में, वो ब्लड से जाती हैं और हमारी जो स्किन होती है और स्किन और आइज जो होती हैं वो येलो हो जाती हैं। इसकी
इसकी हमारे जिस्म में, इससे हमें भूख, थकावट और कमजोरी हमें महसूस होती है। ये डुंडा इससे आगे आता है हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस भी एक वायरस है जो गंदा पानी पीने से ही होता है। हेपाटाइटिस काफी कुछ डिजीजेज है जिनमें हेपाटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई आता है। और हेपाटाइटिस ए और ई जो होता है वो पोल्यूटेड वाटर, गंदा पानी पीने से होता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत खराब होता है। वायरस है ये। आगे आता है टाइफाइड, बुखार। टाइफाइड गंदे पानी का सबसे खतरनाक बीमारी है, जो ज्यादातर ये स्प्रेड होती है गंदे पानी की वजह से। इसके कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे कि सैल्मोनेला टाइफाई, सैल्मोनेला पैराटाइफाई। ये उन लोगों को, उन पेशेंट्स को होता है जो बुखार में मुब्तला होते हैं, जिनका बुखार 101 से 105 फ़ारेनहाइट के दरमियान होता है। और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह। क्लैपिंग कर दें जी, माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया जी। अब माइक सर आगे तारक भाई के हवाले करता हूँ स्क्रीन, और वो अपने बच्चों को काम करें। जी सुल्तानी भाई आप अपनी बेटी को करें जी, प्रेजेंटेशन के लिए लाएं। यूसुफ सुल्तानी साहब आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही सर। अगर रेडी है जी, रेडी हैं जी सर, रेडी हैं। हम तो 6 बजे के इंतजार कर रहे हैं। आमना आज माशाल्लाह 6 बजे मेरे साथ ही जी, आमना प्रेजेंटेशन करें, फिर उसके बाद मेरे बेटे कर लेते हैं। तो जी आमना की प्रेजेंटेशन स्क्रीन शेयर खुद हम करें। सीनियर लेवल में शेयर किया आपने? नहीं सर, हम ना पहले कोशिश करते हैं कि खुद हमसे होती है कि नहीं होती। अगर हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर मैं सीनियर लेवल में कर देता हूँ। अब सर स्क्रीन शेयर हुई है कि नहीं हुई, ये कैसे करनी सर? लो सर, अभी शेयर नहीं हुई ना। अच्छा, मैं सर सीनियर वो लेवल में करता हूँ वहाँ। पूरा नाम की सर सीनियर ग्रुप में कर दी सर स्लाइड इन। क्या कर रहा है? मुझे भी मौका दे। तारिक भाई, आज ये मेरे बच्चों की कजन है, ये आज हमारे साथ प्रेजेंटेशन में शामिल है, राफिया यूनस। माशाल्लाह जी। अच्छा, इन्होंने अब कुछ करना है सर? नहीं, बस सिर्फ ये आज ना आज ये देखने के लिए आई हैं, तो फिर आएंगे इंशाल्लाह। वेलकम बेटा। राफिया बेटी को हम वेलकम करते हैं इंशाल्लाह। आइंदा से ये भी तैयारी करके आएंगे जी। सर अपना आमना यूसुफ जी, आमना यूसुफ को जी हम सुनने जा रहे हैं। आप सब की भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूँ आमना यूसुफ को। सारे क्लैपिंग करेंगे। आमना हीरो है जी, आमना इस सेशन की हीरो होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना यूसुफ है और आज मैं आपको स्केलेटल सिस्टम मतलब हमारी बोन्स, हड्डियों के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन। इट इज इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये हमारी
जी सर पूरा ये करें ना, वो डिस्टर्ब। ये हमारी बॉडी का इंटरनल फ्रेमवर्क है। इट कंटेन्स ऑल बोन्स ऑफ बॉडी। इसमें हमारी बॉडी की सारी हड्डियां मतलब बोन्स आ जाती हैं। और यंग चाइल्ड हैज 300 बोन्स। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास उनकी बॉडी में 300 बोन्स होती हैं। An adult has 206 bones। जो बड़े होते हैं उनके जिस्म में 206 बोन्स होती हैं। बोन्स मैच्योर एट द एज ऑफ 21। बोन्स 21 की एज पे मैच्योर होती हैं। बोन्स डू नॉट फॉल लाइक टीथ बट कनेक्ट टू फॉर्म अ लार्जर बोन। बोन्स हमारे दांतों की तरह गिरती नहीं है, लेकिन वो जो छोटी बोन्स होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं बड़ी बोन बनाने के लिए। स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। जो स्कल होता है मतलब हमारा सर की हड्डी, जो स्कल होता है वो हमारे ब्रेन की हिफाजत करता है। रिब केज प्रोटेक्ट हार्ट, लंग्स एंड लिवर। रिब केज हमारा हार्ट, दिल, लंग्स और लिवर को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट larger bone. Femur thigh bone is largest bone in human body. फेमर हमारी थाई बोन वो सबसे बड़ी बोन है। फेमर थाई बोन हमारी पूरी बॉडी में से वो सबसे बड़ी बोन है। नेक्स्ट smallest bone, stapes. Middle ear is smallest bone in body. Stapes मतलब middle ear, जो हमारा कान की हड्डी है, स्टेप्स उसका नाम है और वो सबसे छोटी बोन है हमारी पूरी बॉडी में। नेक्स्ट टेंडन, a tissue to connect muscle to bones. टेंडन एक टिश्यू होता है जो मसल को बोन्स के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट ligament, short bands of tissues to keep bones in place. ये छोटे छोटे बैंड्स होते हैं टिश्यूज के, ये हमारी हड्डियों को उनकी जगह पे रखते हैं। नेक्स्ट joint, a point where two bones meet. Some joints are movable and some are not. जॉइंट हम जहाँ दो हड्डियां आपस में मिलती हैं उस पॉइंट को हम जॉइंट कहते हैं। कुछ जॉइंट्स मूवेबल जॉइंट्स होती हैं और कुछ नॉन मूवेबल जॉइंट्स होती हैं। नेक्स्ट नॉन मूवेबल joints which move a little or not at all are called non movable joints. नॉन मूवेबल जॉइंट्स जो थोड़ा सा हिलती हैं या फिर हिलती नहीं है, स्टिल रहती हैं, उनको हम नॉन मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। नेक्स्ट मूवेबल joints which can move in a variety of direction. For example, knee joint and shoulder joint. It has two types, ball and socket joint, hinge joint. जो मूवेबल जॉइंट्स होती हैं वो एक वैरायटी ऑफ डायरेक्शन में मूव करती हैं, मतलब बहुत इजीली वो मूव करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी नी जॉइंट्स और शोल्डर जॉइंट्स, ये मूवेबल जॉइंट्स के दो हिस्से हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और हिंज जॉइंट। नेक्स्ट ball and socket joint. It is a cup-shaped bone where a ball-like bone fits. For example, shoulder. इस ball and socket joint में हमारे पास दो bones आ जाती हैं। एक bone की shape cup होती है और एक bone की shape ball होती है। cup में वो ball fit होती है, इसको हम ball and socket joint कहते हैं। Next, hinge joint. It allows movement in two directions only. For example, knee and elbow joint. ये सिर्फ दो डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह जी, बहुत जबरदस्त और बहुत एक्सीलेंट। आमना बेटा बहुत शानदार बेटा। वेरी गुड, माशाल्लाह। आमना ने बहुत अच्छी
प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दी है, पहले स्लाइड्स को पढ़ा है और उसके बाद वजाहत की है, और वजाहत टू द पॉइंट की है, वजाहत जो है उसमें देव दिखाई, ऐसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ये प्रेजेंटेशन जो आपने ने दिया ना, ये मॉडल प्रेजेंटेशन है। तो मॉडल प्रेजेंटेशन है सर, वो मैं भी अपने बच्चों को इस मॉडल प्रेजेंटेशन को फॉलो करवाऊंगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ऐसे ही है, सब बच्चे ने बहुत अच्छी प्रेजेंट। जी जी अच्छा जी। अच्छा सर, वो दूसरे आपके बच्चे तैयार हो गए सर? जी जी रेडी है, बिल्कुल रेडी है, वो सुबह से रेडी है जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं दावत देता हूँ। मैं सर ना एंड पे थोड़ा सा टाइम लूंगा, वो भतीजे के लिए उसने थोड़ी सी तैयारी की होगी, ठीक है। मैं पहले उसका पता कर लूँ, पहले आप कर लेंगे सर? ठीक है, आप पता कर ले। चलो भाई, कौन रेडी है भाई? अच्छा जी, सबसे पहले तशरीफ लाते जी सबसे पहले मैं दावत देता हूँ जी राना इब्राहिम को। राना इब्राहिम जो है पार्ट्स ऑफ ब्रेन जो है वो शेयर करेंगे, पार्ट्स ऑफ ब्रेन शेयर करेंगे राना इब्राहिम। तो राना इब्राहिम जो है ये शाहीन स्काउट है और माशाल्लाह इन्होंने उम्रा भी किया हुआ है, और ये इस वक्त जो है प्लांट हब को मैनेज कर रहे हैं। प्लांट हब के नाम से इन्होंने अपना जो है वो ब्रांड बनाया है, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। ये स्टार्ट हो, शुरू कर दिया। मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ आज मेरा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पहले कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की 88% वैल्यू होती है और कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी 90% है। आप यहाँ पर स्टिमुलस देखिए, ये हमारी बॉडी के साथ अटैच होते हैं, मुंह के साथ और कॉन्शियस माइंड के साथ। कॉन्शियस माइंड रेप्टाइल ब्रेन का मुझे इतना पता नहीं, तो फिर मैंने इन स्लाइडों में नहीं लिखा। रेप्टाइल ब्रेन भी इसे फॉलो करता है, कॉन्शियस माइंड भी। पहले कॉन्शियस माइंड, वैल्यू 10% वैल्यू होती है इसकी। विल पावर, ख्वाहिश की ताकत, शॉर्ट टर्म मेमोरी, छोटी याददाश्त, लॉजिकल थिंकिंग, मुंतकी सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच। सर आवाज नहीं आ रही। नहीं उनके ठीक है, में आवाज नहीं आ रही। ये आप देख लीजिए, इस यहाँ पर 10% इन इस
our conscious mind. 90% is our subconscious mind. We have conscious control, willpower, and endless discussions. आप देख रहे हैं दरम्यान में अल्फा थीटा मौजूद है. We are on autopilot. हम खुद ही चल रहे हैं. Beliefs, values, identity, self-confidence, habits, emotions, resist to change. अब यहाँ पर देखें, अगर ये पहाड़ है पानी के ऊपर, अगर नीचे ये पूरा नहीं होगा इसका, तो फिर ये ऊपर वाला पहाड़ तो नहीं रह पाएगा. ये तो दूर जगह. Most of our influence come from here. We often are not consciously aware of. Thank you. ये इब्राहिम थे जी. इब्राहिम माशाल्लाह 3 क्लास में है और उन्होंने ये प्रेजेंटेशन दी है. माशाल्लाह जी, बड़ा जबरदस्त जी. तो अब मैं गुड ट्राई इब्राहिम, गुड ट्राई, जबरदस्त. और इन्होंने माशाल्लाह अपना ब्रांड बनाया है, द प्लांट हब के नाम से ब्रांड बनाया है. और माशाल्लाह इनका ऐसा ऐसा ये तरक्की की तरफ गामजन है. अपनी स्टडी भी कर रहे हैं और साथ अपने ब्रांड को भी मैनेज कर रहे हैं और डेली अपने ब्रांड में डेवलपमेंट्स ये करते जा रहे हैं. तो ये आपको टॉपिक प्रेजेंट करेंगे, इन्वायरमेंट पोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे. तो वेलकम कीजिएगा जी राना अब्दुल रहमान साहब को. वेलकम जी, वेलकम. भरपूर वेलकम जी, वेलकम जी. वालेकुम अस्सलाम. मेरा आज का टॉपिक इन्वायरमेंट पोल्यूशन है. तो ऐसे भी आजकल जो है ना काफी सुनने को मिलता है कि ग्लोबल वार्मिंग का बहुत जो है ना वो बहुत ग्लोबल वार्मिंग का उसके पीछे जो सबसे जो मेन कॉज है ना वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन की है. तो अभी मैं आपको बताऊंगा इन्वायरमेंट पोल्यूशन की जो उसकी जो मेन कॉज है वो क्या है. Environment pollution definition क्या? Environment pollution is a contamination of physical and biological components of the earth. मतलब ये ऐसे components हैं जो अर्थ को नुकसान पहुंचाते हैं. फिजिकल और बायोलॉजिकल ये ऐसे components हैं जैसे कोई केमिकल हो गया या कोई फिजिकली जैसे दरख्त काटना और इस तरह जो ना ये अर्थ को बहुत नुकसान पहुंचा रही है. Atmosphere system to such an extent that normal environmental process are adversely affected. और ये जो इन दोनों की वजह से ना सबसे ज्यादा ना ओजोन लेयर को हो रहा है. ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर को हो रहा है, जिसकी वजह से जो यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो सन से आती है वो आती है. तो ये बड़ा डेंजरस होता है. यूवी रेडिएशन होती है. There are 3 measures. वैसे तो 4 होती है लेकिन ये जो होती है जो एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एक नॉइज पोल्यूशन भी होती है लेकिन वो उसको इतना ग्लोबल वार्मिंग में जो ना ज्यादा कॉज नहीं किया जाता. तो ये 3 टाइप के वो. तो सबसे पहले एयर पोल्यूशन की क्या कॉजेज है. तो आप देखते हैं फैक्ट्रियों का धुआं, जंगल में आग लगना, ये तो आम बात है. फिर जो गाड़ियों में जो वो पुराने इंजन होते हैं उनके जो होते हैं ये
ये जो आप देख सकते हैं, ये जो इतना धुआं आता है, इससे जो है ना ओजोन लेयर डिस्टर्ब होती है। सोर्स ऑफ एयर टॉक्सिन। अच्छा, जो एयर पोल्यूशन का एक और भी है ना कि ये फैक्ट्रीज का धुआं, और ये जो ऑयल गिरता है ये रोडों पे, और ये भी बहुत बड़ा है ना, क्योंकि इसकी जो होती है ना, जब वेपर होता है तो ये सीधा जो है ना एटमॉस्फेयर में ही जाता है। अच्छा, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का जो मेन कॉज है ना वो है ये पानी में जो है ना कूड़ा फेंकना, जिसकी वजह से ना लाखों सी क्रीचर्स है ना मर जाते हैं। और इसकी वजह से ना मतलब ये है इसका एनिमल रिसर्च का ये भी कहना है कि जो 50% ऑफ अर्थ एनिमल्स है ना, 50% वो 50% जो है ना अर्थ के एनिमल्स, वो जो है ना उसकी ये वाटर पोल्यूशन की वजह से ना मर गए थे, क्योंकि इतनी पोल्यूशन इंसानों ने की थी ना कि वो ना वाटर पोल्यूशन, जब वो पानी पीते थे तो उनके जो थे ना स्टमक्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। अच्छा, फिर ये जो है ना आते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, ये जो शिप से जो गिरते हैं, ये पानी में जब जाते हैं तो जो है ना ये बहुत बड़ा जो है ना इसका मसला है। ये ना जो तेल वगैरह होते हैं ना वो सारा समुद्र में ही गिरता है। फिर अगला आता है फैक्ट्रीज का जो गंदा पानी होता है, ये भी पानी में ही जाता है, जिसकी वजह से लाखों जो क्रीचर्स है ना, सी क्रीचर्स, वो हर साल जो है ना मर जाते हैं। विलेजेस है बाथ इन रिवर। आपने देखा ही होगा जो विलेजेस होते हैं वो रिवर में बात करते हैं। जो सोप होते हैं ना, जो उसका साबुन होता है, वो जो सीधा जो है ना समुद्र में ही जाता है। और गंगा पोल्यूशन, मुंबई मिठी रिवर, ये मुंबई का एक रिवर है मिठी रिवर। उधर जो है ना लोग समझते हैं अगर हम इधर नहाएंगे ना तो हमारे जो है ना सारे गुनाह वगैरह पाक हो जाएंगे। तो ये बहुत मेन कॉजेज है उसकी ये इसकी ये वाटर पोल्यूशन की। सॉइल पोल्यूशन, ये इधर कूड़ा फेंकना जमीन पे, और ये तो ये आप जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये कूड़े से जो है ना खा रही है भैंस। तो ये जो गाय जो है ना ये खा रही है, तो होता क्या है कि ना जब जो धूप है ना शॉपर पे पड़ती है, शॉपर के अंदर वो उनका खाना होता है ना, वो कोई चावल वगैरह हो गया, कोई घर का जो वेस्ट होता है वो खाती है ना। तो जब वो सूरज की जब रोशनी उसमें पड़ती है ना, तो उसमें जो है ना आप सुने होगा प्लास्टिक की चीजों में जो है ना प्लास्टिक की चीजों में ना चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि जब गर्माइश आती है तो वो कैंसर के अंदर पैदा होता है खाने के अंदर। तो वो उसकी वजह से जो है ना काउस को काफी कैंसर होता है, और इसकी वजह से ना लाखों साल में लाखों काउस जो है ना इसकी वजह से मरती है। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, ये तो आम बात है, ये तो मतलब दुनिया का कोई ऐसा किसान नहीं होगा जो ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज ना करता हो। ये ये बहुत बड़ी मेन कॉज है इसकी एयर पोल्यूशन की। फिर है लीचिंग फ्रॉम लैंडफिलीज। अच्छा, लीचिंग फ्रॉम लैंडफिलीज मतलब यहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं लोग, मतलब ये जो आप देख सकते हैं ट्रक वगैरह आने यहाँ कूड़ा फेंकते हैं। तो जो सारा कूड़ा होता है ना, इसमें जो है ना परिंदे आके बैठते हैं, उसमें जो खाते हैं वही आपको जो होता है, वही जो जैसे उस काऊ के साथ हुआ था वैसे ही परिंदों का साथ भी होता है। हर साल काफी जो है ना एनिमल्स मर जाते हैं। फिर है मीनिंग कोयल पोल्यूशन इन द environment। अच्छा, तो ये हम एनवायरनमेंट को कैसे रोक कैसे सकते हैं एनवायरनमेंट को। तो इसको जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना प्लांटेशन करें, और जो है घरों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना प्लांटेशन करें घरों में। और वो जो मैं प्लांट हब पे भी छोटे छोटे पॉट्स लगाए होते हैं, तो जैसे कि स्नेक प्लांट है, सकुलेंट प्लांट्स होते हैं, ये जो है ना बहुत हेल्प करते हैं हमारी ना एनवायरनमेंट को साफ करने में। और मनी प्लांट है, तो इस तरह के आप प्लांट घरों में लगाएं और बाहर भी लगाएं ये प्लांट्स।
मतलब हर एक बंदा एक अगर दरख्त लगा ले तो वो कितनी वो जब बड़ा होगा तो कितनी उसको सवाब मिलेगा। और वो जो है ना अगर आप एक दरख्त लगाएंगे ना तो जन्नत में भी आपका एक दरख्त लगेगा। थैंक यू। ये थे जी राना अब्दुल रहमान साहब, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी उन्होंने। राना अब्दुल रहमान, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, गुड। माशाल्लाह जी, अब्दुल रहमान बहुत जबरदस्त, एक्सीलेंट। राना आपने अब्दुल ट्रेंड के रहमान साहब मुताबिक जो है की ना वो ट्रेनिंग दी है, बहुत अच्छा, जबरदस्त। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। अभी नेक्स्ट प्रेजेंटर राना अब्दुल हसीब हैं और ये 9th क्लास में हैं। तो माशाल्लाह ये बॉय स्काउट है और इन्होंने भी माशाल्लाह 7 डेज का कैंप जो है वो अटेंड किया हुआ है, 3 डेज का कैंप भी स्काउटिंग के साथ अटेंड किया हुआ है। तो ये आपको एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक प्रेजेंट करेंगे और वो है फूड एंड कैलोरीज ना, कितनी हमें खुराक लेनी चाहिए, कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, हमारी जिस्म की कैलोरीज कितनी रिक्वायरमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा अहम टॉपिक है, इसके बारे में हम सब माशाल्लाह, गुड। चाहिए ना, हमारी खुराक और बहुत है। खुराक लेना और खुराक लेना और कैलोरीज को बर्न करना अगर ये बैलेंस हो जाए तो हमारी जिस्म में अल्लाह के हुक्म से कोई बीमारी नहीं होगी। तो वेलकम कर दीजिए राना अब्दुल हसीब साहब को। अच्छा मेरा टॉपिक है कि वेलकम जी। अच्छा मेरा टॉपिक है कि फूड एंड कैलोरीज अ बॉडी नीड्स इन अ डे। एक दिन में कितनी बॉडी को चाहिए होती हैं फूड और कैलोरीज कितनी चाहिए होती हैं। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट कैलोरीज ह्यूमन बॉडी नीड्स इन अ डे। तो आगे है कि ब्रेकफास्ट, अगर ब्रेकफास्ट जो है यानी नाश्ता जो है अच्छा ज़्यादा नाश्ता करेंगे तो इससे आपका वेट बढ़ेगा नहीं, इससे ना आपको वेट रिड्यूस करने में मदद मिलेगी और उसको मेंटेन करने में, यानी नाश्ता ज़्यादा करने से वेट बढ़ता नहीं। तो उसके बाद है फिर कैलोरीज जो है पर एज कितनी चाहिए होती है एवरेज मैन को। बाकी तो वो वेट के हिसाब से होती हैं कैलोरीज, लेकिन एवरेज कह लें यानी है। तो उसमें जो है 14 से 18 जो है फीमेल को 1800 चाहिए होती है, मेल को 2200, 19 से 30 ईयर्स वाली फीमेल को 2000 चाहिए होती है, मेल को 2400 कैलोरीज चाहिए होती है, और 31 to 50 फीमेल को 1800 चाहिए होती है, फीमेल को 1800 और मेल को तारिक भाई, आवाज सही नहीं है, बड़ा अहम टॉपिक है लेकिन आवाज सही नहीं आ रही, कट रही है। जी अब आवाज सही आ रही है। अब सही है जी, सही है। अच्छा तो मैं कह रहा था कि कैलोरीज जो है पर एज कितनी चाहिए होती है नॉर्मल, जो नॉर्मल वेट वाले होते हैं, यानी बाकी जो होती है वो तो इसके वेट के हिसाब से होती हैं कि कितनी उनको चाहिए होती है, ज़्यादा हो कम हो। तो ये हम अब हर किसी की बात नहीं कर सकते, तो नॉर्मल की बात करें 14 से 18 फीमेल को 1800 चाहिए होती है, मेल को 2200, 19 से 30 ईयर्स वाली फीमेल को 2000 चाहिए होती है और मेल को 2400, 31 to 50 फीमेल को 1800 और मेल को 2400, 51 ईयर्स से अबव, ये 51 से अबव जो होते हैं ना लोग, फीमेल को 1600 चाहिए होती है और मेल को जो है 2000 कैलोरीज चाहिए होती है। तो कैलोरीज जो है अगर अब 500 कैलोरीज मील consisting of fruits and vegetable has more health benefits and you will not feel hunger for a longer time as compared to other meals। यानी अगर आप ना मील लें यानी फ्रूट से, जो फ्रूट्स में हो या वेजिटेबल में सैलेड लें और फ्रूट्स खाएं, तो ये 500 कैलोरीज को मिला के ना इतना खाएं ना, तो इससे क्या होगा कि आपको ना हेल्थ बेनिफिट्स भी होंगे और आपको ना ज़्यादा देर तक ना भूख लगेगी भी, भूख महसूस नहीं होगी एज कम्पेयर टू उनके साथ कंपेयर किया जाए दूसरे खाने वगैरह के साथ। तो कैलोरीज बर्न कितनी होती हैं लिफ्टिंग वेट से 90 कैलोरीज बर्न होती हैं, और एक्वा एरोबिक्स ये कोई है एक्सरसाइज है, इससे 150 कैलोरीज बर्न होती हैं, वॉकिंग एट 4.5 मील्स एन आवर, यही
जॉगिंग 150 होती है, 150 कैलोरीज, जनरल स्विमिंग 180 कैलोरीज बर्न होती हैं, और रनिंग एट 6 माइल्स एन आवर, यानी ये जॉगिंग ये माइल्स 6 माइल्स पर आवर करें तो 300 कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। कंप्यूटर वर्क यानी बैठ के आप कंप्यूटर पे काम करें तो उससे 41 होती हैं, और सोने से सो रहे हो तो 19 कैलोरीज बर्न होती हैं हमारी। तो उसके बाद है कि कुछ फूड है जिसकी कैलोरीज बताऊंगा। वॉलनट्स यानी अखरोट जो है, इसकी होती है 654 कैलोरीज होती हैं इसके अंदर, एक अखरोट के अंदर। पोटैटो, एक अखरोट 100 ग्राम, एक ग्राम बट 100 ग्राम में जो है ना 100 ग्राम ऑफ अखरोट में ना 654 कैलोरीज होती है। पोटैटो यानी आलू में जो है 580 होती हैं। वाइट ब्रेड यानी डबल रोटी जो है 361 होती हैं। और नहीं, वाइट ब्रेड यानी रोटी है, रोटी में जो होती है सादा ये रोटी होती है, इसमें 361 कैलोरीज होती हैं। कैरेट्स में यानी गाजर में 41 कैलोरी, केले में 84 होती हैं, दही में 103, और कैश्यू नट्स, ये नट्स है कोई, तो इसमें होती है 101 कैलोरीज। तो थैंक यू, ये मेरा टॉपिक है। जी हसीबे ने माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत अहम टॉपिक था, बहुत जबरदस्त टॉपिक, बहुत शानदार टॉपिक, इस टॉपिक बहुत जरूरत। मजीद इसके ऊपर रिसर्च करेंगे अगली दफा इंशाल्लाह ना। हमें मैं चाहूंगा कि हमें प्रॉपर गाइड करें हसीब भाई कि हमें कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, और एक हमें ना चार्ट बना के दें कि हमें दिन में कितनी कैलोरीज। हसीब भाई इसके ऊपर काम करके हमें इंशाल्लाह सपोर्ट बहुत जरूरी। नेक्स्ट हमारे जो प्रेजेंटर हैं वो राना अब्दुल्ला तारिक हैं, और राना अब्दुल्ला तारिक जो है ये फर्स्ट ईयर में है, और इन्होंने अपना प्योर ऑर्गेनिक हब के नाम से ब्रांड भी बनाया हुआ है, और ये भी माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से कॉन्टैक्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स हो तो आप जरूर दें कि ऐसे फार्मर्स जो ऑर्गेनिक चीजें बनाते हों, और हमें जो है अब्दुल्ला भाई को उनके कॉन्टैक्ट्स चाहिए प्योर ऑर्गेनिक चीजें जो बनाते हो ना। तो इनके पास माशाल्लाह यूजर बहुत ज्यादा है ऑर्गेनिक चीजों के, लेकिन सप्लायर जो है वो नहीं है। तो माशाल्लाह अपना ब्रांड भी चला रहे हैं, और इस वक्त फर्स्ट ईयर में ये आज टॉपिक प्रेजेंट करेंगे पोल्यूशन। नहीं, पोल्यूशन नहीं है, मैं बता देता हाँ हूँ। जी जी जी। अच्छा, आज अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हार्वेस्टिंग स्टोरेज और वेस्टेज ऑफ रेन वाटर। जो बारिश का जो पानी है उसको हम किस तरह फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको क्या किस तरह ज़ाया करते हैं, किस तरह ज़ाया करते हैं हम लोग, और किस तरह हम स्टोर कर सकते हैं बारिश के पानी को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसा कि आपको भी पता है कि पाकिस्तान में मतलब डैम्स की कमी है, जिसकी वजह से पानी का मसला चलता रहता है, और दिन ब दिन पाकिस्तान की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन के साथ साथ कंस्ट्रक्शन जो है वर्क है, बिल्डिंग्स वगैरह वो भी बढ़ती जा रही हैं, जिसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से जो कच्ची ज़मीन जो है हमारी वो पक्की होती जा रही है। अब देखें, अब बारिश होगी तो पानी नीचे जाएगा तो पानी का लेवल ऊपर आएगा, लेकिन पक्की होने की वजह से नीचे पानी नहीं जा सकता। तो एक तो यहाँ पे हमारा पानी ज़ाया हो रहा है, ठीक है। और अब एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 150 से 2000 क्यूबिक मिलीमीटर जो पानी है वो ज़ाया हो जाता है, और सिर्फ 4 से 5% जो पानी है बारिश का वो ज़मीन में जाता है। पूरी 100 में से सिर्फ 4 से 5% जाता है बारिश का पानी ज़मीन में। और क्यूबिक मीटर कितना होता है? 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि कितना पानी हमारा ज़ाया हो रहा है, और फिर कहते हैं कि पानी का मसला और इशू है। तो इसको सेव किस तरह किया जा सकता है? मेरे पास एक पिक्चर बनी हुई है, मैं जो कि गूगल से ली है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसको हम स्टोर कर सकते हैं इस तरह करके। छत के ऊपर आप एक वो मतलब जैसा आप गटर में जो आप लाइन डालते हैं छत के पानी की, वो आप किसी टैंक में डाल लें, और उस टैंक का जो पानी आप सेव करते हैं, टैंक जो पानी सेव हो जाएगा, आप उसको पौधों को दें। आप उससे मतलब कोई गाड़ी शाड़ी धोनी है उससे धो लें, बाइक धोना है उससे धो लें, फसलों को भी इस तरह दे सकते हैं। तो ये स्टोरेज ऑफ रेन वाटर है, और हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर भी यही है, आप इधर से फसलों को पानी देंगे। तो ये छोटा सा शॉर्ट सा मेरा टॉपिक था, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।
ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। राना अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी और प्रेजेंटेशन दी। बाकी हमें पानी को ना सेव करना चाहिए और खास तौर पे जो पानी है ना, जो कि बड़ा साफ सुथरा पानी होता है, इसको वाकई वेस्ट करते हैं ना। और हम जो है पानी, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम भी इंशाल्लाह अपने घर में ये प्लान करने जा रहे हैं कि बारिश के पानी को कैसे हम ना सेव करें ना, कैसे उसे सेव करके उसे यूज करें, तो बहुत सारे पर्पस में यूज हो सकता है। तो ये थी जनाब आज की प्रेजेंटेशन। उम्मीद है सब दोस्तों ने को प्रेजेंट पसंद आई होगी और मैं सब दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने सुना और बच्चों का बहुत मशकूर हूँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो और आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगली क्लास में कोशिश करें अगले वीक में कि हमारे बच्चों की तादाद ज्यादा हो ना, और आप अपने बच्चों को लाएं, घबराएं नहीं। चौधरी अफजल साहब आप अपने बच्चों को लाएं, आपके बच्चे जो है वो बेशक स्लाइड पे ना दे, जुबानी प्रेजेंटेशन दे दे, 2-4 बोल दे, 1 मिनट की प्रेजेंटेशन दे दे, तो एक जुमला आके बोल दे, ये भी प्रेजेंटेशन है। मुस्फिर भाई आप भी बच्चों को इसमें ऐड करें, ठीक है। सिस्टर मरियम कंवल है, आप भी ऐड करें इसमें। काशिफ भी आपकी बच्ची बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकती है, बच्ची को आप ऐड करें, ठीक है। जी सब लोग अपने बच्चों को आगे लाएं, ये बच्चे हमारे जो है वो फ्यूचर हैं, और ताकि ये पॉलिश हो, और इन्होंने मुल्क की बागडोर संभालनी है। तो ये जी सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे हम इवेंट करते हैं, और इस इवेंट का मकसद ये है कि जिन बच्चों ने मुस्तकबिल की बागडोर संभालनी है उनको हम अभी से उनको तैयार करना शुरू कर दें, ताकि वो अच्छे तरीके से हमारे मुल्क को मैनेज कर सकें, अच्छे तरीके से हमारे मुल्क की बागडोर संभालें। तो बहुत शुक्रिया आप सबके ऑनलाइन होने का, जज़ाकल्लाह खैर। इसकी मैं रिकॉर्डिंग जो है वो करके इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, तो आप अपने बच्चों को दिखाएं, और अगली दफा हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा बच्चे इसमें ऐड हों। अच्छा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि लाहौर से मेरे जो है वो बड़े भाई हैं राना नदीम, उनके बच्चे आज पहली दफा शामिल हुए ना। तो अगर आप वीडियो ऑन कर दें, मैं चाहूंगा इनको वेलकम करें। फहद भाई और उनकी सिस्टर जो है लाहौर से शामिल हुई है आज जो है। मैं चाहूंगा सब लोग उनको वेलकम करें, फहद भाई और उनकी तमाम सिस्टर्स को ना सब लोग वेलकम करें लाहौर से। आज फर्स्ट टाइम बहुत शुक्रिया आपके पार्टिसिपेट करने का लाहौर से, और इंशाल्लाह अगली दफा हम उम्मीद करेंगे कि आप कोई ना कोई टॉपिक लेके, फहद भाई या आपकी सिस्टर्स हमारी बेटियां कोई ना कोई टॉपिक लेके जरूर प्रेजेंट आप करें, हम आपको पहले चांस देंगे, ठीक है। तो आप भी अपने भाई के बेटे हैं, बहन के बेटे हैं, उनको एजुकेट करें, सोसाइटी को सर्व करें। हम सोसाइटी को सर्व करेंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए जो है वो रास्ते खोलेगा, हमारे रिस्क में अल्लाह ताला बरकत देगा, और सोसाइटी को हम ना सही तरीके से सर्व करें, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया जी आपके ऑनलाइन होने का। जी सुल्तानी भाई आपके भाई के बेटे बेखल आप कह रहे थे कि ऑनलाइन हुए, अभी है मौजूद यहाँ पे, हम उन्हें भी वेलकम कर लें। सुल्तानी भाई अच्छा शायद जी सर, जी सर मौजूद है सर। जी सर, क्या आपके भाई के बच्चे आप कह रहे थे मौजूद है? हाँ जी वो मौजूद हैं सर, वो सुन रहे हैं, इंशाल्लाह अगली दफा को वो करेंगे सर। चलिए माशाल्लाह, के भाई के बेटे हैं उनको भी हम ना वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। वेलकम जी, वो शफात रसूल और अबू बकर वो माशाल्लाह ज्वाइन है, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी, वेलकम करते हैं सुल्तानी साहब, आपके भाई के बच्चों को वेलकम करते हैं। जज़ाकल्लाह वेलकम वेलकम। जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू बहुत